Hi everyone, my name is Aprajita and welcome back to evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो and you all are doing great। So आज हम यार ये आगे है नहीं, मुझे इंग्लिश जानना नहीं आता है, नहीं करना है हमको, इंग्लिश नहीं जानना है। Hi guys, my name is Aprajita and welcome back to evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो and you all are doing great। So guys, हम इस वीडियो के साथ स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को चैप्टर नंबर 5 के, जो था मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, आपकी ज्योग्राफी की बुक से। सो गाइज, मिनरल्स एंड रिसोर्सेज पूरा का पूरा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन में सारे के सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं यार। अगर नहीं देखा है आप जाके जल्दी से देख लेना, ठीक है। सो बेसिकली यार एक छोटी सी लाइन में जोड़ना चाहूँगी बिफोर डूइंग दिस। सो गाइज, क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप चैप्टर पढ़ने के बाद अगर एक बार क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी कर लो या प्रैक्टिस कर लो तो इससे आप थोड़े से प्रिपेयर हो जाते हो एग्जाम में। ये मेरे साथ होता था गाइज। मैं व्हेनेवर आई यूज्ड टू मैं चैप्टर पढ़ लेती थी बट मैं अपने आप को परखती नहीं थी कि कितना चैप्टर मेरे दिमाग में घुसा है। सो मैं जब एग्जाम में लिखती थी तो क्वेश्चन देख के थोड़ा सा घबराहट होती थी। सो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन आंसर्स को एक बार प्रैक्टिस कर लो। आज का यार क्वेश्चन आंसर जल्दी से हम लोग शुरू कर देते हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चन सामने हमारे, यानी कि एमसीक्यू, और एमसीक्यू आते ही हैं, आप जानते ही हो। सो एमसीक्यू में सबसे पहला वाला जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। ऐसा कौन सा मिनरल है जो पत्थरों के टूटने पे बनता है, ठीक है, टूटने पे बनता है और फिर वापस से वो जुड़ के बन जाता है एक मिनरल, ठीक है। सो गाइस, आपने सुना होगा कि जो मिनरल है ना, ये सारा मिनरल वगैरह हमको धरती के नीचे से मिलता है, खुदाई करके मिलता है या फिर क्वायरिंग में माइनिंग करके मिलता है, ठीक है, या किसी पत्थर के बीच में गड़ा रहता है तो उससे निकालना पड़ता है। लेकिन आई थिंक ये इकलौता ऐसा मिनरल है जो पत्थरों के टूटने के बाद वापस जुड़ने पर बनता है, तो इसका नाम है गाइस बॉक्साइट। अगर ऐसा कुछ भी आएगा, विदरिंग और इरोजन जैसे कोई भी वर्ड आएगा तो उसमें आपका एक ही मिनरल का नाम आएगा बार बार, जो है बॉक्साइट, ठीक है। सो देखा जाएगा इस बॉक्साइट, गोल्ड, जिंक और कोल दिया हुआ है ना, तो कोल यार अलग तरीके से बनता है। वो ना जंगलों के अंदर दलदल के बीच, दलदल के अंदर बनता है, एकदम डीप डीप में जाके डेड प्लांट से बनता है, ठीक है। सो इसको भी यार 55 से 200 साल लग जाते हैं बनने में, ठीक है। तो कोल का एक अलग प्रोसेस होता है, यानी कि चारकोल, जिसको हम कोयला भी बोलते हैं। बॉक्साइट का मैंने आपको बता दिया। गोल्ड कैसे बनता है भाई? गोल्ड बनता है वॉल्केनो के बाहरी साइड में या फिर वॉल्केनो के अंदर के साइड में बनता है। और जिंक का अलग ही प्रोसेस चलता है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह को लीचिंग करके, उसका अलग ही भाई प्रोसेस है, उसको अभी बात करने जाएंगे तो बहुत वक्त निकल जाएगा। तो आपका आंसर होगा बॉक्साइट। रॉक्स के टूटने से और वापस बनने पर बॉक्साइट बनता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से गाइस बॉक्साइट दिखता है, जैसे एक मुरमुरे का लड्डू होता है ना, वो कितने सारे दानों से बना रहता है, लेकिन उसको जोड़ के जब आप ऐसे देखोगे गोल में तो उसमें छोटे 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 दाने दिखेंगे मुरमुरे के। वैसे कुछ इस तरीके से इसमें भी आपको छोटे छोटे दाने दिखेंगे, क्योंकि पत्थर टूटा है और वापस से बना है, ठीक है, तो छोटे छोटे दाने दिखेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की भाई, कोडरमा इन झारखंड। पहले ही बता दिया भाई, झारखंड की बात हो रही है, कोडरमा झारखंड में है। वहां पे कोडरमा किसका लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है? कौन से मिनरल का कोडरमा लीडिंग प्रोड्यूसर है? तो सबसे पहला नाम है बॉक्साइट। गाइज, बॉक्साइट का बेसिकली क्या है ना, बॉक्साइट आपको अमरकंटक प्लेटू में मिलेगा, माइकला हिल्स में मिलेगा, इन सब जगहों पे। कोडरमा और गया, इन सारी जगहों पे आपको क्या मिलेगा? बेसिकली माइका मिलेगा, ठीक है। तो माइका का क्या होगा? कोडरमा, गया, झारखंड, ठीक है, एंड हजारीबाग बेल्ट, छोटा नागपुर प्लेटू, ये सब माइका वाली जगह है भाई, ठीक है। आयरन ओर की बात हो रही तो आयरन ओर आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में मिल जाएगा, उड़ीसा में मिल जाएगा। और कॉपर की बात हो रही है तो कॉपर आपको मिलेगा सिंगमम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड के अंदर, ठीक है, शायद मध्य प्रदेश में भी। सो ये आपका आंसर क्या होगा? सही माइका होगा। कोडरमा, गया जैसे ही वर्ड आएगा माइका लिख दीजिए, ठीक है। थर्ड वाले पे आ गए हैं भाई, इसी तरीके से मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड, ठीक है। जब मिनरल एक साथ डिपॉजिट होता है और एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द स्ट्रैटास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स,
ऐसा कौन सा पत्थर है जिसमें एक के ऊपर लेयर बनती चली जाती है? एक्यूमुलेट का क्या मतलब होता है? एक्यूमुलेट का मतलब होता है गैदर करना, ज्यादा क्वांटिटी में किसी चीज को इकट्ठा करना। सो अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड आएगा ना कि एक्यूमुलेट, कौन सा ऐसा रॉक है जो बहुत सारी लेयर को गैदर करके बना है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नाम आएगा सेडिमेंटरी रॉक का। कुछ इस तरीके से गाइस सेडिमेंटरी रॉक दिखता है, इसमें बहुत सारी परतें होती हैं, लेयर बाय लेयर। ये है आपका मेटामॉर्फिक, इसमें कोई परत दिख रही है आपको? कोई परत नहीं है, नॉर्मली बना है। इग्नियस रॉक जब टूटता है फिर मेटामॉर्फिक बनता है, और मेटामॉर्फिक जब टूटता है तो उसमें लेयर बाय लेयर, जुड़ते बाय जुड़ते सेडिमेंटरी रॉक बन जाता है। इसके अंदर बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पेड़ पौधे भी दब जाते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स भी दब जाते हैं इसके बीच जब ये बन रहा होता है। सो देखिए कुछ इस तरीके से आपको लेयर्स दिख रही होंगी। सो इसको एक्यूमुलेशन यानी कि गैदर कर करके लेयर बाय लेयर अगर कोई रॉक बनता है तो वो है सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंट्स द्वारा बनता है, सेडिमेंट्स यानी छोटे छोटे कणों द्वारा। ठीक है, सो ये आपका आंसर है सेडिमेंटरी रॉक। अब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंटेन्ड इन द मोनोजाइट सैंड। तो जैसे ही मोनोजाइट नाम आएगा, एक इकलौता सैंड आपको केरला में मिल जाएगा भाई। मोनोजाइट सैंड के अंदर आपको सबसे ज्यादा मात्रा में थोरियम मिलेगा, मतलब केरला थोरियम में रिच है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नाम लिखा है ऑयल, यूरेनियम, थोरियम। ठीक है, सो यहाँ पे ऑयल का तो यार अपना ही एक अलग एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। यूरेनियम और थोरियम दोनों ही आपको झारखंड में मिल जाएंगे और राजस्थान में मिल जाएंगे, दो ऐसी जगह है बस। ठीक है, और कोल का तो मैंने आपको बताया है, चारकोल फॉरेस्ट के अंदर दलदल में बनता है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मोनोजाइट सैंड की, तो मोनोजाइट सैंड आपका केरला में पड़ता है। ठीक है, सिर्फ इकलौता थोरियम वहां पे आपको मिलेगा, रिच है काफी केरला थोरियम में। ठीक है, एंड इसका आंसर नीचे देख लो यार, थोरियम है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यार यूरेनियम दिखता है, एंड ये है आपका थोरियम, और कोल तो आप जानते ही हो चारकोल। ठीक है, अब यहाँ पे यार 30 वर्ड में हमको आंसर करना है। एक टिप देती हूँ गाइस, जब 30 वर्ड की बात हो रही है तो आप ट्राई करो कि थोड़ा 40 वर्ड में लिख के आओ। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा, आपका सारा आंसर सही होगा फिर भी टीचर को ऐसा लगेगा भाई लिमिटेड आंसर ही लिखा है भाई, पॉइंट मतलब वो क्या कहते हैं, पैसा बोल रही हूँ, क्या है यार, हमारे लिए तो मार्क्स पैसा जैसा ही है। तो मार्क्स उसको लगेगा यार बच्चे ने लिमिटेड लिखा है तो मार्क्स भी उसको लिमिटेड ही चाहिए। तो जब भी आंसर हमें लिखने के लिए बोला जाए कि 30 मार्क, तो आप थोड़ा सा ट्राई करो ज्यादा लिखने का। ठीक है, तो 30 मार्क में ना 3 पॉइंट एकदम बढ़िया से मोटे मोटे 3 पॉइंट लिख के आ जाना, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो ना, पैराग्राफ में लिखने वाले बच्चे भी बहुत होते हैं, आप पैराग्राफ में लिखना थोड़ा सा स्किप करिए। ट्राई एंड लाइक सॉल्विंग योर आंसर इन पॉइंट्स में आंसर बहुत क्लियर दिखता है, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने की कोशिश। ठीक है, तो वो यार वो तो कोई और वीडियो में आपको बताऊंगी मार्क्स अच्छा करने का, ये सब टेक्निक समझ रहे हो ना, टेक्निक्स होती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मार्क्स वाले बता रहे हैं हमको। फर्स्ट वाला क्या है भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। यहाँ नॉट मोर देन लिखा है लेकिन थोड़ा सा मोर देन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ये है फेरस और नॉन फेरस। साधारण सी भाषा में बोला जाए तो फेरस का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग मिनरल, और नॉन फेरस आयरन एब्सेंट है भाई। ठीक है, एक में आयरन होता है, दूसरे में नॉन में आयरन नहीं होता है। बस ये लिख दीजिए आप अपने शब्दों में। और एक चीज दोनों में कॉमन है गाइस, एक में आयरन है एक में नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन है, दोनों ही मेटालिक है। ठीक है, दोनों ही मेटालिक का मतलब क्या है, दोनों ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है। ऐसा नहीं है कि आप हीटिंग डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से भाई आप सबसे पहले तो ये बेसिक नॉलेज जो आपको देनी है फेरस और नॉन फेरस के बारे में वो दीजिएगा। उसके बाद यही बताना है आपको कि गाइस जो फेरस मिनरल है उसमें इंडिया 3/4 में भरपूर मात्रा में है, लेकिन नॉन फेरस में थोड़ा सा कम है इंडिया। ठीक है, नॉन फेरस में थोड़ा सा कम पड़ जाता है। फिर आप बताइएगा कि फेरस मिनरल के क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। तो फेरस में क्या लिखेंगे आप और नॉन फेरस में क्या लिखेंगे। फेरस में आपका आ जाएगा निकल, कोबाल्ट, ठीक है, मैंगनीज, और नॉन फेरस में क्या क्या आ जाएगा आपका बॉक्साइट, लेड, ठीक है, और कॉपर। ये सब नॉन फेरस में आ जाएगा। इंडिया का प्रोडक्शन नॉन फेरस में सेटिस्फैक्टरी नहीं है, फेरस में काफी ज्यादा है। ये देखिए नॉन फेरस में मैंने आपको बताया ना, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, कॉपर, ये सब
उसके एग्जाम्पल है। और फेरस के क्या है, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज। ठीक है, और देखा जाए तो फेरस में सबसे पहला नाम तो आप आयरन लिख दीजिएगा। फेरस वही होता है जिसमें आयरन होता है, तो आयरन और वो कैसे भूलेंगे भाई। ठीक है, और ये जो फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं ये मेटलर्जिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि आयरन और स्टील वाली इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है गाइस, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में भाई बताना है हमको। ठीक है, तो कन्वेंशनल क्या होता है और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली सबसे पहले देखिए नॉन कन्वेंशनल, जिसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, मतलब वो चीज जो हमें प्रकृति से मिल रही है, पहला बात। दूसरी बात, इसको बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत सस्ता होता है और ये बार बार बनता चला जाएगा, अनलिमिटेड मात्रा में है, आगे की जनरेशन को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो इसमें आ जाता है भाई धूप, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी यानी कि समुद्र में आती हुई लहरें, जियोथर्मल यानी कि पृथ्वी से निकल रही गर्म भाप, बायोगैस यानी कि कूड़ा करकट से बना हुआ जो एनर्जी होता है उसे बोल देंगे, और विंड एनर्जी यानी कि पवन की बनी हुई एनर्जी। ठीक है, ये सब हो गया नॉन कन्वेंशनल। अब आपको पवन की मात्रा या धूप की मात्रा कभी कम या ज्यादा करनी पड़ती है, या क्या ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? अनलिमिटेड मात्रा में जितना इस्तेमाल करना उतना करिए। ठीक है, लेकिन कन्वेंशनल के साथ ऐसा नहीं है, ये नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल के साथ ऐसा है कि उसको बनने में 50 से 200 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में 1000 ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो लगा लीजिए भाई 200 मिलियन में और 50 मिलियन में कितना होगा। सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाता है भाई पेट्रोल, आ जाता है आपका नेचुरल गैस, आ जाता है कोयला, आ जाता है। इनमें बनने में काफी वक्त लगता है, साथ साथ जब ये जलते हैं तो कार्बन एमिशन भी बहुत ज्यादा निकलता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ क्या है भाई, ये बहुत वैल्यूएबल है, पेट्रोल को तो गोल्ड भी बोला गया है। ठीक है, सो इस तरीके से आप कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बता दीजिए और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बता दीजिए। उनके क्या नाम है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है। अगर आपको पता है कि पेट्रोल, नेचुरल गैस कहाँ का इस्तेमाल होता है तो वो भी बता सकते हैं, और दोनों में बता दीजिएगा कि कौन कौन से में क्या क्या फॉल आउट हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्स बता दीजिएगा 40 शब्दों में। ठीक है, यहाँ पे भाई कुछ ज्यादा ही शब्द लिखा हुआ है, मैंने वर्बली आपको समझा दिया था। टाइडल हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोगैस हो गया, सब नॉन कन्वेंशनल में पड़ता है। और कन्वेंशनल में क्या पड़ता है, पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोयला। ठीक है, अच्छा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी सफिशिएंट टू हैव दीज सोर्सेस, किसको बोल रहे हैं भाई? पोल्यूशन किससे होता है और पोल्यूशन किससे नहीं होता है, कौन सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कौन सा नहीं है, सब में ऐसे करके आप पॉइंट बना के लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है गाइस, व्हाट इज मिनरल। मिनरल क्या होता है? कभी कभार यार ये ऐसा एक क्वेश्चन आता है तो हम थोड़ा सा लिखने में थोड़ा डरते हैं, भाई क्या लिखें, मिनरल, खनिज को बताएं कैसे कि वो है क्या। तो यार खनिज क्या है बेसिकली? मिनरल एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, यानी किसी इंसानी द्वारा, मशीन या साइंस द्वारा बनाई हुई चीज नहीं है। ठीक है, आसान है। इसको क्या कौन बनाती है? प्रकृति बनाती है, खुद ब खुद अपने हिसाब से बनता है, यानी कि अपना ही केमिकल कॉम्पोजिशन बन के ये तैयार होता है। इसको अपना एक होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस बोलते हैं। होमोजेनस मतलब कि एक तो प्रकृति में बनने वाला, दूसरा अपने ही तरीके से सिंपल मेथड में बनने वाला। ठीक है, सो एट द सेम टाइम, जिसको आप होमोजेनस को कह सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, अपना ही इंटरनल स्ट्रक्चर लेके ये तादाद में अपना ही बनता है। ठीक है, मिनरल्स हमारे प्रकृति में बड़े अलग अलग तरीके से मिलते हैं और बनते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पत्थरों के बीच में गड़ा हुआ मिलेगा, आपको खुदाई करने पे मिल जाएगा, आपको पत्थरों के टूटने पे और पत्थरों के वापस से बन जाने पे मिलेगा, आपको दलदलों के नीचे मिलेगा। तो बहुत अलग अलग तरीके से मिलता है भाई, अलग अलग। ठीक है, और देखा जाए तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट डायमंड से लेके सॉफ्टेस्ट टैल्क तक इंडिया में सब मिलता है। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या है भाई? हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब गाइस, जैसे 3 तरीके के बड़े प्रमुख रॉक होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटरी। इग्नियस रॉक या ज्वालामुखी के बाहर वो बाहर निकल के सूख कर ठंडा होकर फिर टूटता है, फिर मेटामॉर्फिक बनता है, फिर सेडिमेंटरी बनता है। इसका एक अलग ही प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भाई मिनरल इस पत्थरों में आते कैसे हैं, किस तरीके से, कहाँ पे मिलते हैं? तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक की बात करी जा रही है इन 2 पत्थरों की, सेडिमेंटरी की बात नहीं हो रही है। तो इन पत्थरों के
क्रैक्स के बीच में मिलता है, इस तरीके के क्रैक्स के बीच में मिलता है इन पत्थरों के। इसको कहते हैं क्रेविसेस, मतलब नैरो वॉल ओपनिंग, पत्थरों के नैरो वॉल ओपनिंग में मिलता है। फॉल्ट्स में मिलता है गाइस। फॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे ना दो पत्थर होते हैं, दो पत्थरों के बीच में भी दबा हुआ मिलता है मिनरल, कोई सा भी, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। जैसे हमारे हाथों में वेन्स है ना, वैसे पत्थरों, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक के वेन्स में भी मिलता है। ये आपको लिख देना है, फॉल्ट, क्रेविसेस, क्रैक्स एंड वेन्स में मिलता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है गाइस, जो मिनरल होता है ना, ठीक है, मिनरल पृथ्वी के नीचे लिक्विडिक, मोल्टेन और गैस फॉर्म में रहता है। इनमें से किसी फॉर्म में तो वो होगा ही, वो ऊपर उड़ के आ जाता है। अगर गैस फॉर्म में तो उड़ के आ जाएगा, मोल्टेन या लिक्विड फॉर्म में तो बह के आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाता है, आने के बाद भाई आने के बाद ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, कड़क हो जाता है, और फिर इन पत्थरों में हमको मिल जाता है। लावा, मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बोला था, इग्नियस और मेटामॉर्फिक लावा से बनते हैं। लावा भी तो नीचे से ही आ रहा है, तो ये मिनरल भी तो नीचे से ही आ रहे हैं, लावा के साथ ऊपर आ गए, कूल डाउन हो गए, सॉलिडिफाई हो गए, इग्नियस मेटामॉर्फिक में दबे हुए मिल जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है, ऊपर आ जाता है, फिर इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में हमको मिलता है, कोई भी ले लीजिए, कॉपर, जिंक, कुछ भी, ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसी का 4, हाउ डू वी नीड टू कंजर्व, हमें इसको बचाने की जरूरत है, मिनरल रिसोर्स को। अब मैंने आज जैसे आपको बताया, बहुत ही कीमती चीज है मिनरल हमारे लिए, ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में होता है भाई पॉपुलेशन द्वारा अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए। सो कंजर्व कैसे करें, बचाए कैसे, प्रोटेक्ट कैसे करें। सो कंजर्व कैसे करना है गाइस, बेसिकली इसके कंजप्शन जितना हम कर रहे हैं उससे ज्यादा बचाने की कोशिश करनी है हमें देखना है हम इससे ज्यादा ना इस्तेमाल कर लें। पॉइंट्स बनते चले जा रहे हैं, सुनते चले जाइए, ठीक है। और क्या है, गॉड का ग्रेटेस्ट मिनरल्स, ऑब्वियसली बात है, इंसान द्वारा नहीं बनाया जाता, नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा खुद बन रहा है, ठीक है। और क्या बोला है गाइस, इस गिफ्ट को हमें एंजॉय करना चाहिए, साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना चाहिए। हमें कुछ ऐसी तकनीक, कुछ ऐसे इंटेलिजेंस को बाहर लाना चाहिए जो मिनरल्स का यूजेज थोड़ा कम कर दे और हम कुछ और इसका सब्सटीट्यूट या अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर पाए। बन गया 30 मार्क, ऐसे ही करके लिखना होता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है गाइस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड्स। 5-6 पॉइंट लिखना है भाई अच्छे से, ठीक है। पहला क्या है, हमको कोल का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है इंडिया में, कहाँ कहाँ मिलता है वगैरह वगैरह। अगर आप लिख दो कि कैसे फॉर्म होता है फिर तो और भी अच्छी बात है। तो इंडिया के अंदर है कोल के बहुत मेजर डिपॉजिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ज्यादातर ईस्ट साइड में पड़ते हैं, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है गाइस, कोल की ना 2 एज होती है, कोल 2 एज से बनता है। एक तो 200 साल पुराना कोल होता है, एक 55 साल पुराना, 50 साल पुराना कोल होता है। यहां पे गलती मत करना, साल मत लिख देना, इसकी जगह लिखना है मिलियंस, ठीक है। देखिए मैंने अभी गलती करी थी, पकड़ लिया मैंने। याद रखना भाई, इतना टाइम लग जाता है इनको बनने में, मिलियन लग जाता है भाई, 200 मिलियन साल पुराना, 200 मिलियन पुराना, ठीक है, साल मत लिखना, 200 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 1000 साल होता है, ठीक है, या 1000 साल होता है, याद रखिएगा। तो 200 मिलियन पुराना कोल को क्या बोलेंगे, वो गोंडवाना साइड से आता है, ठीक है। और जो 50 साल में 50 मिलियन में बन जाने वाला, जो मिलियन में बन जाने वाला कोल होता है, वो आपका टार्शरी एज बोला जाता है उसको। जो 200 में बनेगा उसको बोलेंगे गोंडवाना एज, और जो 50 में बनेगा उसे बोलेंगे टार्शरी एज। ये छोटा सा वो है, एक छोटा सा क्या कहते हैं उसे, एक डिफरेंस है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो यार हमें ये बता दिया है कि इंडिया में किस तरीके से कोल बनता है, मैंने आपको बताया ही है। 200 साल पुराना, जो 200 मिलियन पुराना जो होगा, 200 मिलियन ईयर, साल निकल रहा है बार बार, गोंडवाना के अंदर बनेगा, ठीक है। और 55 वाला मिलियन वाला बोलेगा टार्शरी, ठीक है। जो मेन रिसोर्स होता है ना, गोंडवाना और मेटलर्जिक कोल आर लोकेटेड इन द दामोदर वैली। अब कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, वेस्ट बंगाल में मिलेगा दामोदर वैली, झारखंड, रानीगंज इज इन वेस्ट बंगाल, झरिया झारखंड में है, बोकारो अगेन झारखंड में है, ठीक है। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल में आपको कोल ज्यादा मात्रा में मिलेगा, कौन सा वाला, 200 मिलियन वाला, ठीक है। और यहाँ पे गोदावरी, वर्धा वैली, महानदी, सोन,
इन नदियों की वैलीज के पास भी कोल मिलेगा, ठीक है। और टार्शरी कोल कहाँ मिलेगा? 55 साल पुराना, 55 मिलियन साल पुराना वाला ये याद रखना, मिलियन इतना निकलता नहीं है ना मुंह से। 55 मिलियन वाला कहाँ मिलेगा? सारे ईस्ट में मिलेगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सारा ईस्ट में, ठीक है। झारखंड और वेस्ट बंगाल में 200 मिलियन वाला, और इधर मिलेगा आपको 55 मिलियन वाला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यार आता है हमारा सेकंड वाला, देखिए सोलर एनर्जी का ब्राइट फ्यूचर क्यों है इंडिया में? क्यों है यार? ऑब्वियस सी बात है, एक तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोई प्रकृति को नुकसान नहीं दे रही है, बल्कि प्रकृति से आई हुई चीज का गॉड गिफ्टेड धूप जो मिल रही है उससे बन रहा है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई पेट्रोल नहीं फूक रहा है, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है गॉड गिफ्टेड है, ब्राइट फ्यूचर है इंडिया में इसका। तो आप सोलर पैनल को जितना उसके बारे में आप लिख सकते हो उतना लिखना, ठीक है। सोलर पैनल इंडिया में काफी पॉपुलर हो गया है, मशहूर हो गया है, बहुत सी कंट्रीज ने इसको अपनाया है, साथ साथ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स ने अपनाया है। इसी तरीके से ऐसे आप पॉइंट बढ़ाते चले जाओ तो आपको मार्क्स मिलते चले जाए। तो रूरल और रिमोट एरिया में भाई ये सबसे ज्यादा बढ़िया काम करता है, रूरल और रिमोट एरिया में, ठीक है। क्योंकि यार एक तो शहरी इलाका जो होता है ना, पूरी तरीके से शहरी इलाके में क्या होता है, हर जगह घर ही घर बने हुए हैं, कहाँ लगाएंगे ये भाई? तो भाई रूरल एरिया, विलेज एरिया में सबसे बढ़िया है कि क्योंकि वो खाली खाली मैदान रहता है, खेतियल मैदान टाइप रहता है, लगाना आसान है, वहां बढ़िया लगेगा, ठीक है। इट विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑन फायरवुड एंड केक डंग्स। आज भी गांव के अंदर लोग लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, और गोबर के ओपले कंडे इस्तेमाल करते हैं, ये सबको पता है ना। लेकिन यार सोलर एनर्जी से, मतलब सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी ना, उस इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे खाना बनाने की इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, ये इंडक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शन हो गया, इन्वर्टर कह रही हूँ, इन्वर्टर तो है, इंडक्शन हो गया, साथ साथ खाने बनाने के और क्या क्या है, माइक्रोवेव है, ठीक है। और भी बड़े अलग अलग तरीके के गैस चूल्हा निकले हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं सोलर पैनल से। जो गरीब लोग हैं उनको सोलर पैनल लगवाना है, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे थोड़ी ना देने हैं, ठीक है। खुद ब खुद धूप की रोशनी से सोलर खाना बनेगा, ठीक है। सो एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो जितना अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं यार हम लिख देंगे। मैन्योर इन एग्रीकल्चर, बेसिकली गाइस सोलर एनर्जी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो सोलर एनर्जी से हीटिंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी तो आती ही आती है, साथ साथ एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इससे सोलर फर्टिलाइजर भी बनता है, मैन्योर भी बनता है, ठीक है, उसका अलग एक है प्रोसेस। सो यार यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, आई गेस डिटेल में सारा पढ़ा दिया है मैंने, कोई यार छोड़ा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए, एकदम चिंता वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स जरूर करा करो गाइस, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। टिल देन हम आपसे किसी और टाइम मिलेंगे यार, आपसे तो मिलते ही रहते हैं। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छा ही करोगे मुझे पता है, ठीक है। तो जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय।